नमस्कार, मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो पात्रता परीक्षा 2025 के लिए, साथ ही साथ थर्ड ग्रेड जो मुख्य परीक्षा लगेगी उसके लिए। इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से एक थोड़े से समय में पात्रता को हम क्लियर कर सकें, क्योंकि इसमें फ्रेश स्टूडेंट भी होते हैं, साथ ही साथ जिनकी बीएसटीसी चल रही है वो भी स्टूडेंट है। तो कम समय में हम किस प्रकार से कंटेंट पढ़ें जिससे हमारी पात्रता क्लियर हो जाए और उसके बाद हम मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकें। और उसके बाद में हम बात करने वाले हैं थर्ड ग्रेड के अंदर कितने पदों पे भर्ती होगी और कब तक परीक्षा है वो लग सकती है, मुख्य परीक्षा। साथ ही साथ जो पात्रता जिन्होंने पिछली बार क्लियर की थी उनको अब दोबारा से फॉर्म भरना है या नहीं भरना है वो भी हम जानेंगे। साथ ही साथ हम कौन सी बुक्स पढ़ें जिससे हम अच्छा कंटेंट अपने को मिल सके। साथ हम टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करें जिससे हमारी तैयारी है वो और अच्छी हो सके। मिनिमम कितने परसेंट है वो प्रत्येक में करने पड़ेंगे और सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है और कौन से टॉपिक हटें, सब्जेक्ट की अलग अलग से लिस्ट बना करके मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो रीट और मुख्य परीक्षा से जुड़े स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप पिछली भर्ती के बारे में देखोगे तो परीक्षा विज्ञप्ति जारी होने के बाद से और ज्वाइनिंग तक हमने बहुत अच्छी तरीके से हर एक न्यूज़ दी है, हर एक अपडेट उनको दी है। तो आपको भी इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। हम आपका समय कभी भी बर्बाद नहीं करेंगे और आपके लिए महत्वपूर्ण कंटेंट आपको हमेशा उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमसे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा पिन किया हुआ। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पैटर्न क्या आता है लेवल 1 और लेवल 2 का, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न किसको करने अनिवार्य होते हैं और किस प्रकार से आप प्रश्नों का एडजस्टमेंट करें जिससे मिनिमम मार्क है वो पात्रता में आप ले आओ। थोड़ी कम मेहनत में या थोड़े कम समय में ही आप ये कारनामा है वो कर लें। सबसे पहले इस बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में बारी बारी से प्रत्येक टॉपिक पे हम आज विस्तार से चर्चा है वो करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, हम पात्रता की अगर हम बात करते हैं तो L1 की हम बात करें तो देखो इसके अंदर आते हैं 5 खंड। कितने खंड आते हैं? 5 खंड आते हैं, मतलब 5 पार्ट में पेपर दिया हुआ मिलता है। और अगर आप लेवल 2 की अगर आप बात करोगे तो लेवल 2 में केवल कितने पार्ट मिलते हैं? 4 पार्ट या कह सकते हो 4 खंड आपको मिलते हैं। तो हम शुरू करें सबसे पहले लेवल 1 के बारे में। तो लेवल 1 में 5 खंड इसमें देखने को मिलते हैं और प्रत्येक खंड में आपको कितने परसेंट देखने को मिलते हैं? 30% मिलते हैं। मतलब बाल विकास एवं शिक्षण विद्या जिसको आप मनोविज्ञान कहते हो 30% आते हैं। साथ ही साथ आपकी भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय, इसके भी 30% आते हैं। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के भी कितने? 30% और गणित के भी आपको 30% देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर 150% आपके लिए मिलते हैं। अब बात यह है कि हम कितने परसेंट मिनिमम कर दें कि हमारा जो पास होने का है वो काम हो जाए। तो इसमें आपको पता है कि अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ मिलता है। हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर आपको कम से कम 90% करने जरूरी होते हैं। उसके अलावा हम बात करें एसटी की तो एसटी के अंदर आपको 82.5%, एसटी की बात करोगे या एससी की बात करोगे या ईडब्ल्यूएस की आप बात करोगे या एमबीसी की बात करोगे तो 82.5%। 82 वालों को भी पिछली बार कोर्ट से फिर क्या करवाया दिया था? मान्य करवा दिया था। लेकिन कम से कम 83% आपके सही होने चाहिए जिससे आप क्या हो जाओ? पात्र हो जाओ। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके अलावा देखो आप बात करोगे, देखो टीएसपी एरिया के अंदर जनरल में तो वहां पे क्या चाहिए आपको? 60 ही चाहिए, वहां पे भी 90% करने जरूरी होते हैं। ठीक है, लेकिन एसटी की आप बात करोगे ना टीएसपी एरिया के अंदर तब आपको केवल 54% करने होते हैं। कितने परसेंट? 54% करने होते हैं। उसके अलावा बच जाती हैं जैसे महिलाएं बच जाती है, जैसे समस्त श्रेणी की जो विधवा और जो तलाकशुदा महिलाएं हैं या सैनिक हैं उनको केवल 50% लेकर के आने होते हैं। मतलब केवल 75% आपको करने जरूरी होते हैं। और जो दिव्यांग जो कैंडिडेट होते हैं उनको 40% मतलब 60% करने अनिवार्य होते हैं। और सहरिया की आप बात करोगे तो केवल 54 ही करने होते हैं। तो इस प्रकार से ये क्राइटेरिया रहता है और हमें मिनिमम पर्सन है वो सही करने होते हैं। अब हम बात करें, देखो हमने देख लिया कि इसमें प्रत्येक पार्ट में 30% आ रहे हैं, 150% इसमें आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम क्या करें कि किस प्रकार से इन चीज़ों को पढ़ें जिससे हमारे मिनिमम मार्क हो। तो देखो सबसे नई चीज़ तो आप सबके लिए होगी शिक्षण विद्या। कौन सी होगी? शिक्षण विद्या। प्रत्येक पार्ट में आपसे लगभग आप बात करोगे 5 से 10% के बीच में आपसे शिक्षण विद्या पूछी जाती है। तो आप बात करोगे तो इन प्रत्येक पार्ट में 20% आप देख सकते हो, जो 20% है वो आप कर सकते हो। या शिक्षण विद्या आप छोड़ दो या शिक्षण विद्या आपकी कमजोर है, लेकिन सबसे आसान पार्ट होता है शिक्षण विद्या।
शिक्षण विधियाँ सबसे आसान पार्ट होता है, लेकिन फिर भी अगर किसी के पास समय कम होता है या कम समय के अंदर तैयारी कर रहा है या कोई समझ में नहीं बैठ रहा है तो भी कितने परसेंट बच जाते हैं, 20% आराम से बच जाते हैं। इसमें देखो L1 की अगर आप तैयारी कर रहे हो, L2 की भी बात करेंगे, L1 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है इसमें गणित वाला। कौन सा पार्ट है? गणित वाला। 30% आएंगे और 30% आपके लिए ऐसे आएंगे जो आपके लिए ऑफर के रूप में होते हैं, जो सबसे आसान। गणित में बिल्कुल भी आपको डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है और 10वीं तक का स्तर आता है लेवल 1 में, 12वीं तक का आता है लेवल 2 में, लेकिन लेवल 1 में कितना आता है? केवल 10वीं स्तर का आता है। तो सीधी सी बात है, प्रश्न बहुत इजी आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि आपको 5वीं तक के बच्चों को ही पढ़ाना है। तो इसमें गणित आपके लिए सबसे आसान होता है, थोड़े से टॉपिक होते हैं और ऊपर से प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आप बुक उठा लेना, चाहे वो माथुरिया वगैरह है, कोई भी आपको जो बुक आपको मिले या जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो ना, वो बिल्कुल बेस्ट है। उसके अलावा पढ़ने की कोशिश मत करना कि मैं प्रश्न हल कर लेता हूँ, इस प्रकार से ये कर लेता हूँ। जो भी आपके पास कंटेंट है बस उतना सा पढ़ लेना, कोई बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल एकदम जोड़ बाकी गुणा भाग वाले प्रश्न है पूछे जाएंगे, डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से आप 20 नंबर आराम से लेकर के आ सकते हो। वो स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जिसके पास आर्ट्स है, या आप बात करोगे जिनका बैकग्राउंड बायोलॉजी से है, जिनका मैथ से कोई लेना देना नहीं है, वो भी आराम से थोड़ा सा पढ़ करके 20% है वो मैथ्स में सही कर सकता है। ठीक है, तो 20% यहीं से आपका पास मार्क वाले जुड़ जाते हैं। उसके बाद में देखो 2 भाषाएं होती है। भाषा का चुनाव भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखो प्रथम भाषा के रूप में हर कोई क्या लेता है? लगभग हिंदी लेता है हमारे राजस्थान के अंदर, क्योंकि सब हिंदी बैकग्राउंड से होते हैं। तो इंग्लिश मेरे ख्याल से या संस्कृत मेरे ख्याल से या अदर कोई भी लैंग्वेज प्रथम भाषा के रूप में मेरे ख्याल से शायद ही लेता है। हिंदी लगभग सबकी क्या रहती है? 90% की कॉमन रहती है। तो हिंदी भाषा हमारी पढ़ी हुई होती है, जो हम नॉर्मल हमारी जो अपने स्कूल में लेकर के आते हैं या स्कूल से पढ़ते आते हैं वही होता है। इसमें माइनस मार्किंग है नहीं। अगर आप थोड़ा सा पढ़ते हो तो 20 नंबर इसमें आप आराम से कवर कर सकते हो। मैं जो चीज़ें आपकी पढ़ी हो उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। अब भाषा द्वितीय के रूप में सेकंड भाषा अगर आप ले लेते हो इंग्लिश या संस्कृत, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या लेते हैं? संस्कृत लेते हैं, फिर इंग्लिश। तो देखो जो भाषा आपको ज़्यादा ठीक लगेगी ना वही लेना, आवेश में आकर के कोई भी भाषा का चयन नहीं करना है। अब फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में जिन्होंने हिंदी ले ली ना, उनकी द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी नहीं हो सकती, या तो इंग्लिश लोगे या संस्कृत लोगे या जो भी कोई भी लैंग्वेज आप लेना चाहो, तो ज़्यादातर संस्कृत लेते हैं या फिर इंग्लिश लेते हैं। तो इनमें आप कम भी करो ना कि भाई ये कमज़ोर पार्ट होती है या कमज़ोर कड़ी होती है। इंग्लिश भी सबको कम आती है, संस्कृत भी सबकी कम पड़ी हुई होती है। तो आप मिनिमम 15% भी आप करके आओगे ना तो आपका है वो पास वाला जुगाड़ है वो हो जाएगा। क्योंकि 30% में से 15% करोगे ना तो 50% ही तो हुए, माइनस मार्किंग हुई नहीं है। 7, 8, 9, 10% तो आपको आते ही आते हैं और 5-7% का क्या लग जाता है आपका, जो पूरे में से पूरे क्वेश्चन करते हो तो सही हो ही जाते हैं, तो 15% का जुगाड़ हो जाता है। तो 20, 20, 40, 50 और 55% का तो जुगाड़ हो गया। अब देखो इसमें सहरिया वाले पास हो गए क्योंकि 36% चाहिए, 54% करने। दिव्यांग श्रेणी वालों को 60% करने होते हैं, 55 तो यहाँ पे हो गए। उसके अलावा आप बात करोगे एसटी में, टीएसपी एरिया में तो 36% चाहिए, उनको भी 54% करने होते हैं, उनका भी जुगाड़ हो गया। अब बाकी का बच गया जिनको 90% करने या 82.5 करने, उनका 20-25 नंबर का मैटर बच गया। अब पर्यावरण अध्ययन में देखो एक तो नॉर्मल प्रश्न होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं इसमें। देखो जैसे प्रमुख खिलाड़ी है, अनुसंधान केंद्र है, इस प्रकार से छोटे छोटे मुख्य आपके प्रमुख खिलाड़ी आ जाएंगे इसमें, या आपसे पूछा जाएगा राज्य पुष्प कौन सा है, राज्य वृक्ष कौन सा है। इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न है। अगर इस पार्ट के में भी आप 30% में लेके चलोगे ना, आराम से नॉर्मल सा पढ़ना है, डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर से कोई भी थोड़ा सा कंटेंट भी लेना, वही पढ़ लेना है, तो उसमें से आप आराम से 20% कर दोगे। 55 हमने किए थे पहले, तो 65 और 75% तक तो यहाँ पे आ गए हम। अब बचती है सबके लिए साइको, बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, जो सब्जेक्ट सबके लिए क्या होता है? नया होता है। तो इसमें आपको कितने % करने हैं? देखो 90 वाले को तो केवल कितने करने हैं? 15 करने हैं। और जिनको 83% सही करने हैं, जैसे 83 वाले में आते हैं सब लोग, ओबीसी आ गया, ईडब्ल्यूएस आ गया, एससी आ गया आपका, या फिर एमबीसी आ गया, तो 4 जो बड़े जो ग्रुप है वो आ गए इसमें। तो आपको कितने % करने हैं? केवल कितने बचे आपके लिए? 83 के लिए 5, 3, 8 ही % बचे। तो बताओ 30 में से 8 नहीं हो सकते क्या? या ये मान लो इस सब्जेक्ट में हो जाते हैं आपके 30 में से 12-13%, आधे से भी बहुत कम। तो और सब्जेक्ट में जिनमें 1-2 फालतू जुड़ा है तो वो भी आपका क्या बैठ जाएगा? जुगाड़ बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको चीजें करना है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े से टाइम में आपको कंटेंट क्या पढ़ना है? नॉर्मल पढ़ना है। 10वीं स्तर का कंटेंट आपके लिए आ रहा है, तो सीधी सी बात है ऊपर से चीजें आपको पढ़नी है। ये बात हो जाती है L1 की। अब इसमें सिलेबस कौन सा बदलाव जो हुआ वो भी हम जानेंगे। पहले L2 में देख लेते हैं कि L2 में किस प्रकार से चीज़ें पूछी जाती है, उसके बाद में हम सिलेबस पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम टेस्ट सीरीज की डिस्कस करेंगे, बुक्स की हम डिस्कस करेंगे, 3rd ग्रेड में कितने कुछ पद आएंगे और परीक्षा कब तक लगेगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब देखो L2 की बात करें तो L2 में आते हैं 4 ही खंड।
कितने आते हैं 4। इसमें बाल विकास और शिक्षण विधियों के 30 प्रश्न आएंगे L1 की तरह ही। भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय इसमें 30-30 प्रश्न होंगे, तो कितने प्रश्न हो गए 90 प्रश्न। और 60 प्रश्न आ जाते हैं इसमें सब्जेक्ट के, मतलब जो कॉमर्स के हैं या आर्ट्स के हैं उनके तो सामाजिक विज्ञान के 60-60 प्रश्न आ जाएंगे, और जिनका विज्ञान गणित विषय, जिनके बायोलॉजी और मैथ्स था, उनके क्या आ जाएंगे विज्ञान गणित के 60 प्रश्न आ जाएंगे। ये होते हैं इसमें 150 प्रश्न। ठीक है, अब आपके लिए भी एक तो सब्जेक्ट रहता है और 2 भाषाएं रहती है और बाल विकास और जो शिक्षण विधियां होती है, इनमें आप मिनिमम अगर 50-50% भी करोगे ना तो आराम से क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, पात्रता आपकी क्लियर हो जाएगी। ये बात, अब हम मेन बात चर्चा कर लेते हैं सिलेबस बदलाव में। मैं आपके लिए लिस्ट बना करके ले आया हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो अगर एक बात आप ध्यान में रखना कि जो टॉपिक इस बार नए जुड़े हैं वो निश्चित रूप से पढ़ लेना, उनसे प्रश्न कन्फर्म आएंगे। आप टॉपिक गिन लेना, आपके 15-20% तो वही तैयार हो जाएंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा देर के होते हैं रीड के अंदर, और सभी टॉपिक से प्रश्न आए ये जरूरी नहीं होता। लेकिन इस बार जो नए जुड़े हैं ना, उनसे प्रश्न है वो कन्फर्म पूछे जाएंगे, तो वो टॉपिक हमको निश्चित रूप से तैयार करना है। ठीक है, तो पहले L1 की चर्चा कर लें। तो L1 में देखो, सबसे बड़ी बात तो ये, L1 के अंदर पहला खंड आता है बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। इसके अंदर कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऐड हुई है, तो निश्चित रूप से पढ़ लेना, आपको प्रश्न देखने को यहाँ से मिल जाएगा। उसके अलावा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र, और साथ ही साथ शिक्षक समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा और स्कूल शिक्षा के लिए निर्धारण एवं प्रत्यापन। ये टॉपिक है वो बाल विकास एवं शिक्षण विधियों में जुड़ा है। तो सीधी सी बात है, कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक इसमें जुड़े हैं। तो सीधी सी बात है, इन 7 लाइनों के जो टॉपिक है ना, ये तो कन्फर्म रूप से हमें पढ़ना है। इसमें से आपको 8-9% आराम से मिल जाएंगे, 7% तो कन्फर्म मिलेंगे। तो ये टॉपिक जरूर पढ़ लेना है, और हम कुछ भी पढ़े ना पढ़े, लेकिन ये टॉपिक आपको निश्चित रूप से पढ़ने लेवल 1 में। और सेम टू सेम किस में चेंज हुआ है, लेवल 2 में चेंज हुआ है। किसमें, लेवल 2 में। तो पहले लेवल 1 की बात कर लेते हैं, फिर लेवल 2 की। तो लेवल 1 में बाल विकास एवं शिक्षण विधियों में ये टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे नए, और निश्चित रूप से पढ़ना है। उसके अलावा देखो, भाषा प्रथम के रूप में जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी भरा है ना, क्योंकि लगभग की हिंदी होती है भाषा प्रथम या फिर अंग्रेजी, तो जिन्होंने हिंदी भाषा पहली भाषा जिनकी प्रथम भाषा के रूप में, तो उनके लिए नया टॉपिक है वो राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय जुड़ा है। ये टॉपिक निश्चित रूप से हमें तैयार करना है, 2-3 प्रश्न आपको इसमें से मिल जाएंगे। ठीक है, 2-3 ये छोड़ना नहीं है, और टॉपिक आप छोड़ो आपकी मर्जी है, लेकिन ये टॉपिक नहीं छोड़ना है। लेकिन जिन्होंने फर्स्ट भाषा के रूप में पहली लैंग्वेज अंग्रेजी चुनी है या संस्कृत चुनी है, तो इनमें कोई भी बदलाव लेवल 1 में नहीं हुआ है। जो पहले सिलेबस था वही का वही अभी है। ठीक है, लेकिन दूसरी भाषा के रूप में जिन्होंने हिंदी लिया है, जैसे पहली भाषा क्या ले ली किसी ने, अंग्रेजी, तो दूसरी भाषा हिंदी ले सकता है। लेकिन हमारे ज़्यादातर क्या होती है, पहली लैंग्वेज हम हिंदी लेते हैं, तो दूसरी लैंग्वेज के रूप में हिंदी शायद ही किसी की होती है, कोई 5-10% स्टूडेंट हैं उनकी हो, वो अलग बात है। तो उनके लिए चेंज हुआ है हिंदी में कि राजस्थानी भाषा की सामान्य जानकारी टॉपिक जुड़ा है। लेकिन जिनके भाषा द्वितीय के रूप में अंग्रेजी है, उनके कोई बदलाव नहीं हुआ है। दूसरी भाषा जिनकी अंग्रेजी है उनमें कोई बदलाव नहीं है, पहले वाला ही सिलेबस है। लेकिन जिनको दूसरी भाषा संस्कृत है, जो कि 80% या 75% आप कह सकते हो संस्कृत है, वो दूसरी भाषा के रूप में लिया हुआ होता है, तो आपके 5 टॉपिक है वो नए जुड़े हैं, और इन 5 टॉपिकों को निश्चित रूप से पढ़ना है। आपको 5 से 6% इसमें से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात हो गई पर्यावरण अध्ययन की। तो पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा टॉपिक जुड़ गया इस बार राजस्थान का सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान में आपके आ जाएगी हिस्ट्री भी आ जाएगी। ठीक है, कल्चर तो आपका पहले से ही था, और इसमें आपको जियोग्राफी भी पढ़नी। तो इस बार राजस्थान जीके क्या हो गया, इसमें पूरा ऐड हो गया। और इसमें पूरा ऐड होने की ये जरूरी नहीं है कि हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, ऊपर से चीजें इसमें पूछी जाती है नॉर्मल सी। जैसे दुर्गों के प्रश्न आएंगे तो दुर्ग कौन सा कहां पर इतना पूछ सकता है, लेकिन बीच में दुर्ग में अंदर सारी चीजें होती है, वो इसमें से ज्यादा डीप में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक जुड़ा, एक हमारी सभ्यता एवं संस्कृति जुड़ा है, एक राजस्थानी लोकोक्तियां जुड़ी है, और हटाया टॉपिक ईवीएस में आपको कौन सा, मेट हीमोग्लोबिन नाम करके जो विज्ञान का टॉपिक है ना, वो इसमें हटा दिया गया है। ये 3 टॉपिक तो इसमें नए ऐड हुए हैं, और एक ये टॉपिक क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो इस पर आपको विशेष तौर पे आपको ध्यान करना है। ठीक है, और 5वें खंड की बात करें तो इसमें वैदिक गणित है, वो गणित के अंदर नया टॉपिक जुड़ा है, तो इससे प्रश्न जरूर आएगा, तो ये टॉपिक आपको जरूर पढ़ लेना है। ये बात तो होगी लेवल 1 के सिलेबस में जो बदलाव हुआ है उसके बारे में। ठीक है, अब हम बात करें लेवल 2 के बारे में। अगर हम बात करें तो लेवल 2 में देखो, मैं बता देता हूं, बाल विकास एवं शिक्षण विधियों में तो लेवल 1 में जो बदलाव हुआ है ना, वही हुआ है। ये टॉपिक है वो नए ऐड हुए हैं, इनको निश्चित रूप से पढ़ना है, इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखो,
जिनकी भाषा प्रथम के रूप में जिन्होंने हिंदी ले रखा होता है जो कि 90% का होता है, तो उनके लिए एक तो अनेकार्थी शब्द जुड़ा है, एकार्थी जो शब्द होता है उस वाले टॉपिक में, और एक राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय। ये टॉपिक आपको निश्चित रूप से पढ़ना है। भाषा प्रथम के रूप में जिनको अंग्रेजी है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन जिनकी भाषा पहली भाषा है वो संस्कृत है, तो उनके 6 टॉपिक जुड़े हैं जिनको पढ़ना है, इनसे प्रश्न आएंगे। अब भाषा द्वितीय के रूप में जिन्होंने क्या ले रखा है, हिंदी ले रखा है। अब जैसे देखो ज़्यादातर की हिंदी पहली लैंग्वेज होती है, तो दूसरी लैंग्वेज हिंदी नहीं ले सकते हैं, हिंदी के अलावा ली हुई होती है। तो और जिनके पास हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज जिन्होंने नहीं लिया, अंग्रेजी या संस्कृत ले लिए, वो ले सकते हैं। तो उनके लिए टॉपिक है राजस्थानी साहित्य एवं साहित्यकार, ये नया जुड़ा है। लेकिन संस्कृत और अंग्रेजी अगर सेकंड भाषा के रूप में आपने लिए हैं तो कोई भी बदलाव सिलेबस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। तो देखो सबसे पहले तो हम चौथे खंड में सामाजिक विज्ञान की करेंगे, फिर विज्ञान गणित की। तो सामाजिक विज्ञान में आपके लिए काफ़ी सारे बदलाव है वो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो भारतीय इतिहास के अंदर नए टॉपिक जुड़े हैं। एक तो आपको मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल जुड़ा है, जिसके अंदर आपको अर्थव्यवस्था, साहित्य और स्थापत्य के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये नया जुड़ा है। और मध्यकाल एवं आधुनिक काल से प्रश्न आएंगे, जिसमें चोल साम्राज्य, मध्यकालीन अर्थव्यवस्था और स्थापत्य इसमें पूछे जाएंगे। भारतीय इतिहास। विश्व के भूगोल में आपको पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध आपसे पूछा जाएगा, और साथ ही साथ आपसे क्या पूछे जाएंगे, पृथ्वी के मुख्य परिमंडल से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा भारत का जो भूगोल है ना, इसमें से टॉपिक हटाए गए हैं। एक तो बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना और एक परिवहन, ये 2 टॉपिक आपके भारत के भूगोल से हटा दिए गए हैं, ये मत पढ़ना आप। और भारतीय राज्यव्यवस्था की आप बात करोगे ना, तो एक तो भारतीय संविधान और लोकतंत्र में कानून और लिंग बोध से संबंधित, और एक सरकार से जुड़ा टॉपिक है जो गठन एवं कार्य से संबंधित है। इसमें न्याय व्यवस्था के स्थान पे आपको न्यायपालिका शब्द आपको जुड़ा हुआ इस बार सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं विज्ञान गणित की। ये तो होगी सामाजिक विज्ञान वालों के लिए, और एसएसटी के अंदर कॉमर्स और आर्ट्स वाले दोनों शामिल होते हैं। अब साइंस वाले स्टूडेंट की बात करें तो विज्ञान में आप देखोगे तो आपको बायोलॉजी में, तो इसमें सजीव पादपों में जनन, प्राणियों में पोषण और शरीर में गति एक टॉपिक, तो ये, और एक प्राकृतिक घटना है जिसमें तड़ित और भूकंप से संबंधित आएंगे, तो ये 2 टॉपिक इसमें ऐड हुए हैं। और इसमें एक तो सजीवों के अंदर कोशिका विभाजन हटा दिया है, यांत्रिकी में उत्प्लावन बल और कार्य हटा दिया है, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक हैं जो इसमें से हटा दिए गए हैं, और एक सौरमंडल टॉपिक इसमें से हटा दिया गया है, और एक जैव विकास इसमें से हटा दिया गया है। तो ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। उसके अलावा मैथ्स की आप बात करोगे तो इसमें दशमलव टॉपिक जुड़ा है, प्री में संख्याएं टॉपिक जुड़ा है, सममिति टॉपिक जुड़ा है, और समीकरण जो एक चरों वाले हैं ये टॉपिक इसमें ऐड किए गए हैं। तो ये तो ऐड हो जाते हैं लेवल 2 में। तो ये तो लेवल 1 और लेवल 2 के सिलेबस के बारे में चर्चा हो गई, इसमें मिनिमम मार्क्स की चर्चा होगी, और किस प्रकार से आपको टॉपिक्स एडजस्ट करने वो बात होगी। अब बात कर लेते हैं हम कौन सी बुक पात्रता के लिए बेस्ट होगी, वो बात हम करेंगे। उसके अलावा हम टेस्ट सीरीज की बात करेंगे कि कौन सी टेस्ट सीरीज हम लें, ये हम चर्चा अब इसमें करने वाले हैं। तो बारी बारी से सब्जेक्ट के हिसाब से मैं आपके लिए चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप करोगे बाल विकास एवं शिक्षण विधियों की, दोनों में कॉमन है, L1 और L2 में शिक्षण विधियाँ, जो बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ जो आपका खंड 1 के अंदर है, दोनों में, उनके लिए आप क्या पढ़ो। तो देखो सबसे पहले तो बात यह है कि मैं टीचर बताऊं कि आप कौन से टीचर से आप पढ़ना चाहो। तो देखो आप मनोविज्ञान या बाल विकास या शिक्षण विधियों की बात करोगे तो वंदना जादौन मैम से पढ़ सकते हो आप, ठीक है, वंदना जादौन मैम से आप पढ़ सकते हो, या RK वैष्णव सर से आप पढ़ सकते हो, या आप धीर सिंह दाभाई सर से पढ़ सकते हो, या फिर विवेक पारिक सर से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई भी टीचर जो आपके लिए है वो बेस्ट है। जो भी आपको टीचर मिल रहा है, जिसके भी आप नोट्स पढ़ रहे हो या जिस टीचर से आप पढ़े हो वो बेस्ट है, फिर आपको कोई भी किताब की आवश्यकता नहीं है। इन टीचर में से कोई भी टीचर से आप पढ़ रहे हो तो वो बेस्ट है, आपसे अलग से किसी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और अलग अलग टीचर से मत पढ़ना, फिर आपको इस सब्जेक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो कोई भी आप टीचर से आप पढ़ रहे हो वो सही है। इसमें आपके देखो, इसमें 30 में से आपको 25-26% आपको ऐसे मिलते हैं जो आप किसी भी टीचर से पढ़ के कर सकते हो। 1, 2, 3, 4% है जो आपके दिमाग से काम आने वाले होते हैं, जो टीचर पर डिपेंड नहीं करता, वो आप पे डिपेंड करता है। तो कोई भी टीचर आपके पास है इनमें से तो आप उनसे पढ़ सकते हो, बेस्ट टीचर हैं, आप आराम से पढ़ते रहें, फिर आपको इसमें कोई बुक की आवश्यकता आपको नहीं है। फिर भी अगर आप बुक लेकर के आना चाहो तो बुक के अंदर देखो धीर सिंह दाभाई सर की आप देखोगे ना तो अवनी के नाम से बुक आती है। किसके नाम से? अवनी पब्लिकेशन के नाम से आती है। और अगर आप वंदना जादौन मैम के अगर नोट्स आप लेकर के आना चाहो या बुक लेके आना चाहो तो आपको मिलेगी प्रभात के नाम से। इसमें आपको क्या मिलेगा कि थ्योरी ज़्यादा अच्छी मिलती है, क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते, लेकिन थ्योरी इसमें बहुत अच्छी मिल जाती है। अवनी में प्रश्न ज़्यादा ठीक मिल जाते हैं आपको, ठीक है। प्रभात वंदना जादौन मैम की है और अवनी है धीर सिंह दाभाई सर की।
ठीक है। और आर के वैष्णव सर की अगर आप बुक लेकर आना चाहो तो शुभम पब्लिकेशन के नाम से आपको मिलेगी। और विवेक पारिक जो सर आपको कलाम एकेडमी में पढ़ाते हैं, उनकी अगर आप लेकर आना चाहो तो कलाम एकेडमी के नाम से आपको मिलती है। वो आपको टास्क बुकलेट के रूप में भी मिल जाती है, बहुत अच्छी बुक है और छोटी सी बुक है, उसको आप आराम से पढ़ भी सकते हो। तो ये बात हो जाती है साइकोलॉजी की, आपकी बाल विकास एवं शिक्षण विधि की। तो बुक भी आपको मैंने बता दी और टीचर्स भी मैंने बता दिए। जिसको भी आपका कंटेंट मिले उनमें से एक का किसी को पढ़ लेना, अलग अलग भागने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करें हम हिंदी की, तो देखो हिंदी अगर आप पढ़ना चाहो ना तो हिंदी में भी कुछ लिमिटेड ऑप्शन है जिनको मैं बता देता हूँ। टीचर की मैं आप बात करूँ तो एक दो टीचर बता देता हूँ। एक तो दीपक बारट सर जो कलाम एकेडमी में पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाएंगे आपको, हिंदी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। बाकी हिंदी जो सब्जेक्ट ऐसा है कि आप सबका पहले से देखा हुआ है और आराम से, अगर आपके पास कोई बुक भी हो ना तो आराम से आप पढ़ सकते हो। या फिर आप सुमन लता यादव मैम से पढ़ सकते हो, ठीक है, सुमन लता यादव मैम से आप पढ़ सकते हो, आराम से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। या कोई भी टीचर जो आपके आसपास हो, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट है और जो आपको आराम से जब से आप पढ़ रहे हो तब से आप देख रहे हो, तो इसमें कोई विशेष टीचर की आवश्यकता आपको इसमें नहीं मिलेगी। बाकी अगर आप बुक्स लेकर के आना चाहो हिंदी की, तो हिंदी में देखो एक तो आपकी लक्ष्य और सिखवाड़, ये तो आपकी पता है कि कॉमन बुक्स हैं, कोई भी लगभग ये बुक्स है वो हर जगह उपलब्ध रहती है, तो इनमें से आप कोई भी बुक ले सकते हो या पढ़ सकते हो। या फिर आप ज़्यादा अगर आप बेस्ट बुक पढ़ो ना तो नवीन हिंदी जो बुक आती है ना, नवीन हिंदी जो आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक आती है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के नाम से, ये बुक आपको बेस्ट मिलेगी। शानदार बुक है, ज़्यादा इसमें कंटेंट नहीं है और सही से स्ट्रिक्ट चीज़ें इसमें दी हुई मिलेगी। या फिर आप पढ़ सकते हो मिश्रा पब्लिकेशन के नाम से बुक आती है, ये आप पढ़ सकते हो। ये हिंदी की बात हो गई। अब बात करें हम अंग्रेजी की, बात करें तो अंग्रेजी के अंदर आपको चाहिए तो अंग्रेजी में देखो कोई भी टीचर से आप पढ़ रहे हो तो वो बेस्ट है, इसमें कोई अलग से आपको बुक स्पेशल खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। या फिर आप ये करोगे कि राजस्थान की बुक्स जो आती है ना, राजस्थान बोर्ड की 6 से 12 की, वो पढ़ें आप, ज़्यादा बेस्ट रहेगी, ठीक है, 6 से 12। या फिर आप बीके रस्तोगी की जो बुक आती है ना वो पढ़ सकते हो। और बाकी आपके लिए लक्ष्य और सिखवाड़ तो है ही, लक्ष्य और सिखवाड़ तो आपको देखने को मिल ही जाती है। ये हो जाता है इंग्लिश का। ऊपर से पढ़ना है लेवल 1 वालों को तो बिल्कुल ऊपर से पढ़ना है, और लेवल 2 को थोड़ा सा ठीक से पढ़ लेना है इसमें। अब बात करें हम संस्कृत की, तो संस्कृत की हम बात करें तो संस्कृत में देखो कुछ चीज़ें होती है इसमें। बेस्ट बुक आप बात करोगे ना तब तो संस्कृत साफल्यम के नाम से आती है। कौन सी बुक? संस्कृत साफल्यम के नाम से बुक आती है, बेस्ट बुक आती है। आप वो बुक लेकर आ जाते हो संस्कृत के लिए तो बेस्ट है, उससे ऊपर कोई बुक नहीं है। उसके अलावा अगर आप 10वीं क्लास की एक बुक आती है संस्कृत की, स्पंदना नाम से, किस नाम से? स्पंदना नाम से, अगर ये आप लेकर के आना चाहो तो ये भी बेस्ट बुक है, ठीक है। उसके अलावा मिश्रा और लक्ष्य की भी आती है, वो भी आप पढ़ सकते हो, पात्रता के लिए आराम से आप कर सकते हो। उसके अलावा गणित की बात करोगे तो गणित के लिए किसी को कोई भी अलग से गाइड की आवश्यकता नहीं है। कोई भी बुक आपको जो भी मिले गणित से संबंधित, कोई बुक आपको मिले वही बुक आप पढ़ लेना, जो बुक आपके पास है वो बेस्ट है, अलग से कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि गणित से हल्के फुल्के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा पर्यावरण अध्ययन की मैं बात करूं, यूएस की मैं बात करूं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक तो है राजस्थान बोर्ड की जो आपकी बुक है वो। उसके अलावा आप देखोगे तो सिखवाड़ है, लक्ष्य है, वो भी बड़ी आती है। या फिर आरबीडी की आप बात करोगे तो ये पढ़ लेना, या नाथ पढ़ लेना, कोई भी बुक पढ़ लेना इनमें से। पर्यावरण अध्ययन के लिए मेन तो मुख्य रूप से आपके लिए राजस्थान बोर्ड की जो बुक आती है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, वो पढ़ लेना, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी, उन्हीं से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा विज्ञान की आप बात करोगे तो विज्ञान में देखो सबसे बड़ी बात यह है कि विज्ञान में एनसीईआरटी की बुक ही ज़्यादा पढ़ना। एनसीईआरटी की सार संग्रह के नाम से आती है, विज्ञान एनसीईआरटी सार संग्रह, वो बुक आप पढ़ लेना, वो ज़्यादा बेस्ट रहती है सब बुक्स से। इसके अलावा आप लक्ष्य लेकर के आ सकते हो या सिखवाड़ लेके आ सकते हो, वो तो कॉमन बुक्स हैं, ठीक है। विज्ञान आप एनसीईआरटी पढ़ें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये हो जाती है विज्ञान की बात। उसके अलावा आप बात करोगे सामाजिक अध्ययन की, एसएसटी वालों के लिए सब्जेक्ट की आप बात करोगे ना तो लक्ष्य तो होती है, सिखवाड़ है, लेकर के आ सकते हो। देखो सारी जितनी भी आपको गाइडें मिलेगी ना उनमें कंटेंट लगभग एक जैसा ही मिलता है बस। या फिर आप आरबीडी लेकर आ सकते हो, ठीक है। या फिर आप राजस्थान अध्ययन की जो गौरव गनेराव सर की जो बुक आती है ना वो लेकर आ सकते हो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी आपके लिए। राजस्थान अध्ययन की गौरव गनेराव सर की जो बुक आती है ना वो ज़्यादा शानदार आपको कंटेंट मिलेगा। और अपडेटेड बुक लेकर के आना, ये देखना क्योंकि इसमें तो एसएसटी के अंदर तो बहुत सारे टॉपिक्स में बदलाव हुआ है, तो अपडेटेड लेके आना, पहले की बुक्स कोई भी मत लेकर के आना। या फिर आप राजस्थान बोर्ड की बुक लेके आओ तो वो बेस्ट है, ठीक है। ये हो जाती है आपकी मोटे मोटे तौर पे बुक्स हो जाती है जो मैंने आपको बता दी है। टीचर्स मैंने कुछ सब्जेक्ट के अंदर बता दिए आपको, ठीक है। अब बात करें टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज बात यह है कि देखो अगर आप पात्रता के लिए टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो ना तो ज़्यादा आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोई भी कोचिंग अगर आपके नज़दीक पड़ती है,
जैसे कलाम एकेडमी के आसपास है, कलाम एकेडमी लगभग जगह लगा रहा है, तो वो आप दे सकते हो, ठीक है। या फिर आप अगर उत्कर्ष कोचिंग में आप पढ़ रहे हो तो अलग से कोई टेस्ट सीरीज की आवश्यकता नहीं है, तो आप आराम से कर सकते हो। या फिर आप कोई भी टीचर के पास अगर आप पढ़ रहे हो, चाहे ऑनलाइन आपने कोर्स ले रखा है, तो उन्होंने टेस्ट सीरीज दे रखी, वो ठीक है, क्योंकि पात्रता के लिए ज़्यादा कोई टेस्ट की आवश्यकता आपको होती नहीं है। या फिर आप कोई भी मॉडल टेस्ट अगर आप ले आते हो, नॉर्मल आपको मार्केट में कोई भी बुक्स मिलते हैं, तो वो आराम से कर लो। पात्रता के लिए कोई भी अलग से टेस्ट सीरीज देने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता आपको नहीं है। कोई भी टेस्ट सीरीज, चाहे आपके जो लोकल एरिया में कोई कोचिंग अगर टेस्ट सीरीज करवा रहा है, तो वो भी आराम से आप करें। आपका सिलेबस तैयार होना जरूरी है, सिलेबस तैयार हो जाएगा, पात्रता आराम से आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मुख्य परीक्षा के लिए जरूर आप इन कोचिंग्स का कर सकते हो। या फिर आप जिस टीचर के आप पढ़ रहे हो, जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो टीचर होते हैं, तो सब्जेक्ट के हिसाब से आप टेस्ट सीरीज है वो दे सकते हो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। ये बात हो जाती है टेस्ट सीरीज की। अब बात करें देखो मुख्य परीक्षा की, कि मुख्य परीक्षा में कितने पद आने चाहिए। तो देखो अगर रीट परीक्षा की आप बात करोगे ना, तो कम पद अगर आते हैं मुख्य परीक्षा में, तो कम पद मेरे ख्याल से 23,736 से कम नहीं आ सकते, L1 और L2 को मिला करके, क्योंकि कम आने के जो ट्रेंड बना हुआ है ना, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों कम ही आए, कम आते हैं ना, तो 23,736 पद से शायद कम नहीं आने चाहिए। उसके अलावा अगर ज़्यादा पद आते हैं आपके, तो ज़्यादा पद, या आप कह सकते हो कि जिनकी आने की ज़्यादा संभावना है, तो वो है 37,500 पद है, वो आपको देखने को मिलेगा। 37,500 पद आपको निश्चित रूप से देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादा संभावना इन्हीं पदों की है, 37,500 या 40,000 कह सकते हो, ज़्यादा संभावना इन्हीं की है। लेकिन कम आए तो 23,736 आ सकते हैं, और ज़्यादा संभावना 37,500 की है। या फिर भर्ती है तो 50 या 52,000 भी हो सकती है, लेकिन कम संभावना है, ज़्यादा संभावना 37,500 की है, ठीक है। ये तो हो जाते हैं पद। उसके अलावा परीक्षा कब लगे, 27 फरवरी को तो क्या हो रही है, पात्रता हो रही है। अब इस पात्रता का 1-2 महीने तो रिजल्ट में लग ही जाता है। ये मान लो कि आप बात करोगे 27 फरवरी की, आप बात करोगे तो 27 फरवरी के अलावा आप देखोगे कि 27 के बाद में मार्च आ गया, आपका मार्च आ गया, अप्रैल आ गया, उसके बाद में ही आपका क्या आ सकता है, फिर रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट उस टाइम आए, उसके बाद में आपकी क्या लगेगी, मुख्य परीक्षा लगेगी। तो मुख्य परीक्षा है 2025 लास्ट तक लगने की संभावना है, 2025 लास्ट तक आपकी परीक्षा है वो लग सकती है, उससे पहले परीक्षा नहीं लगेगी। तो मुख्य परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आराम से टॉपिक वाइज और आराम से विस्तार से नोट्स बनाते हुए आप तैयारी करें। आपकी परीक्षा है वो नवंबर-दिसंबर में लग सकती है, ठीक है। कब लगेगी, नवंबर या दिसंबर में आपकी लग सकती है, ठीक है। मुख्य परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2025 में या 2026 तक भी जा सकती है, तो ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता आपको नहीं है, ये बात हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आज इस अपन ने टॉपिक इस वीडियो के अंदर डिस्कस की है, और मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, सभी के पास में वीडियो जोड़ना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाना, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप निश्चित रूप से मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और दूसरी बात, रीट जिन्होंने पात्रता जिन्होंने पिछली बार कर ली थी, उनको दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर स्कोर सुधारने के लिए आप दो तो दे सकते हो। फेल भी आ जाते हो तो आपका पिछली बार वाला पात्रता वाला प्रमाण पत्र मान्य हो जाएगा। तो इस बार फेल हो जाओगे तो ये नहीं है कि आप पात्रता में फेल हो गए, पिछली बार वाला भी आपका मान्य हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप फॉर्म भरो, फॉर्म चालू हैं, आराम से आप फॉर्म भर सकते हो। भाषा का चुनाव आराम से करना। फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में ज़्यादातर लोग हिंदी लेते हैं, क्योंकि सबकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ही होती है। अंग्रेजी शायद ही कोई लेता है या कोई अन्य लेता है। और द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत या अंग्रेजी में से एक आपको चुनना होता है, जो आप अपने विवेक से चुनें और उसी को पढ़ें। और भाषा के चुनाव में गलती मत कर देना, उसी में आपका पेपर आएगा, फिर बदलाव करने का मौका नहीं मिलेगा। और इन सेकेंड लैंग्वेज का या फर्स्ट लैंग्वेज का आपको जो मेंस आएगा उसमें आपका इसमें कोई लेना देना नहीं होगा, उसमें इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।